हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के चैप्टर 4th की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है वायु। ये टॉपिक आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम वायुमंडल की बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। यह भूमि के साथ गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति के कारण जुड़ी हुई है। अब वायुमंडल के संगठन क्या हैं? देखिए, वायु अलग अलग गैसों का मिश्रण है। हवा का कोई रंग नहीं होता है, कोई महक नहीं होती है। जलवाष्प, धूल, गैस हवा में पाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है 78% हवा में, वहीं ऑक्सीजन 28% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%, अन्य सभी गैसें 0.04% पाई जाती हैं हवा। देखिए, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, पर वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। वे मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन ले करके इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे क्या होते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है? देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे या हरे पादप ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे नीम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। अब हम थोड़ा सा वायु की संरचना के बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है, या हमारा जो वायुमंडलीय परत है, इसका तापमान और घनत्व अलग अलग होता है, और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे घनत्व घटता जाता है। ठीक है, 5 परतों में विभाजित है ये। कौन कौन से परत हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात कर लेते हैं। क्षोभ मंडल क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट परत है यह। ठीक है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। इसमें जल वाष्प और धूल के कण होते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओलावर्ष हो गया, इसी परत के अंदर होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ध्रुवों के पास ये 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर है। जब ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो घट जाता है। वहीं 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान घट जाता है। ओके, अब हम समताप मंडल की बात कर लेते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है ये क्षोभ मंडल की सीमा के ऊपर होता है। इसमें बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियां होती हैं। इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ता जाता है क्योंकि इसमें ओजोन गैस होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है रोकती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। अब हम मध्यम मंडल की बात कर लेते हैं। मध्यम मंडल क्या है? देखिए, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल की सीमा से ऊपर होता है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है क्योंकि ओजोन परत नहीं होती यहाँ पे। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का इसी परत में आने पर जल जाती हैं। इसी परत से जब वो पार करती है उल्का पिंड, तो यहीं पे जो है ना, जो कहते हैं ना शूटिंग स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, यहीं जल जाते हैं। ठीक है, अब बहिर्मंडल की बात कर लेते हैं, बाह्य मंडल की बात कर लेते हैं। बाह्य मंडल क्या है? देखिए, मध्य सीमा के बाद यह यानी बाह्य मंडल आता है। जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ता है क्योंकि इसमें आयन होता है। 80 से 400 किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग रेडियो संचार कार्यों के लिए होता है। अब बहिर्मंडल क्या है?
बहिर्मंडल को समझते हैं हम। देखिए ये सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। ये जो है ये वायु की बहुत पतली परत होती है। हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम मौसम एवं जलवायु की बात कर लेते हैं। देखिए मौसम क्या है ये समझते हैं। वायुमंडल की परिस्थिति छोटे वक्त के लिए देखना। जब हम हवा, जैसे हम हवा बारिश देखते हैं, तापमान देखते हैं, इन सब परिस्थितियों को एक दिन या कुछ घंटों के हिसाब से जब देखते हैं तो इसे मौसम कहा जाता है। मतलब अरे भाई आज का मौसम अच्छा नहीं है, आज जो है बारिश होने वाली, कल धूप थी, जो मतलब आकाश ये जो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, दिन प्रतिदिन चेंज होते हैं, इसे मौसम कहा जाता है। जलवायु क्या है, जब इन्हीं मौसमों को लंबे वक्त तक इन्हीं मौसमों पर ध्यान दिया जाता है, इनको वॉच किया जाता है और औसत निकाला जाता है, जिसे जलवायु कहते हैं, ठीक है। दीर्घ काल तक किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु होता है। अब हम तापमान को समझते हैं थोड़ा सा। तापमान क्या है, देखिए वायु कितनी गर्म या शीतल है वही तापमान है, ठीक है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता का प्रमाण तापमान कहलाता है, ठीक है। अब तापमान केवल दिन रात में ही नहीं बदला जा सकता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है ना। जैसे अभी दिसंबर आ रहा है तो उत्तर भारत का जो मौसम है वो ठंडा है ना, मौसम बदल रहा है, मतलब जलवायु यहाँ की चेंज हो रही है। अभी इस समय क्या परिस्थितियाँ होंगी कि अभी 3-4 महीने खूब अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है ना। तो क्या हुआ, तापमान में शीतलता आ गई, ठंडी आ गई। अब आतपन क्या है, आतपन क्या होता है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे घटती जाती है। तापमापी क्या है, तापमान को मापना, जिससे तापमान को मापा जाता है उसे तापमापी कहते हैं, ठीक है। तापमापी जो है सेंटीग्रेड से मापा जाता है। अब हम थोड़ा सा वायुदाब को समझ लेते हैं। वायुदाब क्या है, देखिए वायु भूमि की सतह पर अपने भार की वजह से दबाव डालती है, उसे वायुदाब बोलते हैं। वायुदाब मापी से वायु को मापा जाता है ना। देखिए वायुदाब जो है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है, इसीलिए हमें दाब का अनुभव नहीं होता। क्या होता है कि जब वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है और हमारा शरीर इसके विपरीत रिएक्ट करता है, विपरीत बल लगाता है, तो इससे हमें दाब महसूस नहीं होता है। वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में जाती है। अब हम थोड़ा सा वायु दाब पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम तापमान की बात करेंगे। जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है वहाँ वायु दाब कम होता है। वह क्षेत्र बादल वाला और गीला मौसम होता है, वहाँ पे उस क्षेत्र में बादल होता है और गीला मौसम होता है, हल्की बारिश वाला क्षेत्र आप कह लीजिए। जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पे वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और वहाँ की वायु जो दाब निम्न होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और उच्च वायु दाब क्षेत्र बनाती है, ठीक है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं। जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायु का घनत्व कम हो जाता है और दाब भी कम हो जाता है। समुद्र पर दाब अधिक होता है और ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ओके, अब हम वायु दाब पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम तापमान को समझते हैं। देखिए जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है वहाँ का वायु दाब कम होता है। वह क्षेत्र बादल वाला और गीला मौसम होता है, उस क्षेत्र में हल्की बारिश वाला मौसम होता है ना। जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वहाँ वायु का दाब निम्न होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और उच्च दाब वाला क्षेत्र बनाती है।
उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश दिखाई देता है, स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं। जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायु का जो घनत्व है वो कम हो जाता है और दाब भी कम हो जाता है। समुद्र पर दाब अधिक होता है, वहीं जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे दाब जो है घटता जाता है। अब हम पवन की बात कर लेते हैं। देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाते हैं। कौन कौन से? स्थायी पवनों को समझते हैं सबसे पहले। देखिए, ये हमेशा मौजूद रहती हैं, पूरे साल भर बहती हैं और एक ही दिशा में बहती हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी होती हैं। ठीक है। अब मौसमी पवनें क्या हैं, इनको समझते हैं हम। अब देखिए, ये जो पवनें हैं, मौसमी पवनें, इनकी दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए भारत की मानसूनी पवनें। ठीक है। स्थानीय पवनें क्या हैं? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय पर चलती हैं। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी भाग में गर्म और शुष्क पवन, जिसे लू कहा जाता है ना, लू कहा जाता है। लू जो है ये स्थानीय पवन है, उत्तर भारत में चलती है। ओके, अब हम आर्द्रता की बात कर लेते हैं। देखिए, जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों में से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्र दिन क्या है? देखिए, वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। नमी सी होती है उसमें। जब वायु गर्म होती है तो इसकी जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है तो आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है और ठंडा होकर बूंद बन जाता है और फिर बादल बनता है। जब वह बूंद भारी हो जाती है तो हवा में तैर नहीं पाती और वर्षा हो जाता है। वर्षा के रूप में बूंद जो है नीचे गिर जाती है। वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? संवाहिनी वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है और चक्रवाती वर्षा है। ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप यूपीएससी टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस डेली आती हैं, तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप ज़रा चेक कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।